उत्पादन के विकास के साथ शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम के बीच अलगाव दार्शनिक विचार की धाराओं के बीच आदर्शवाद को पहले स्थान पर रखने के लिए जिम्मेदार था। समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ श्रम विभाजन प्रकट हुआ। श्रम विभाजन के और अधिक विकास के बाद ऐसे लोगों का उदय हुआ जो खुद को पूरी तरह और विशेष रूप से बौद्धिक श्रम के लिए समर्पित कर रहे थे। लेकिन जब उत्पादक शक्तियां अभी भी कमजोर होती हैं, तो दोनों के बीच विभाजन पूर्ण अलगाव की स्थिति तक नहीं पहुंचता है। वर्गों और निजी संपत्ति के प्रकट होने और शोषण शासक वर्ग के अस्तित्व की नींव बनने के बाद ही बड़े परिवर्तन होते हैं। बौद्धिक श्रम तब शासक वर्ग का विशेषाधिकार बन जाता है, जबकि शारीरिक श्रम उत्पीड़ित वर्गों की नियति बन जाता है। शासक वर्ग अपने और उत्पीड़ित वर्गों के बीच संबंधों को उलट-पुलट कर जांचना शुरू कर देता है। यह मजदूर नहीं है जो उन्हें जीवनयापन के लिए साधन मुहैया कराते हैं, बल्कि वे हैं जो मजदूरों को ये साधन मुहैया कराते हैं। इसलिए वे शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं और आदर्शवादी अवधारणाएं विकसित करते हैं। शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम के बीच अंतर को खत्म करना आदर्शवादी दर्शन को खत्म करने की पूर्व शर्तों में से एक है। आदर्शवादी दर्शन के विकास को संभव बनाने वाली सामाजिक जड़ मुख्य रूप से इस तथ्य में निहित है कि इस प्रकार की दार्शनिक चेतना शोषक वर्ग के हितों की अभिव्यक्ति है। आदर्शवाद का अंतिम पतन वर्गों के उन्मूलन के साथ होगा। साम्यवादी समाज की स्थापना वह स्रोत जो आदर्शवाद को विकसित और गहरा करने में सक्षम बनाता है और उसे भौतिकवाद से संघर्ष करने की ताकत देता है, उसे मानव ज्ञान की प्रक्रिया में खोजा जाना चाहिए। जब मनुष्य सोचते हैं तो उन्हें अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान आसानी से दो पहलुओं में विभाजित हो सकता है: वास्तविकता जो व्यक्तिगत और विशेष चरित्र की होती है, और अवधारणाएं जो एक सामान्य चरित्र की हैं, चीजों की प्रकृति में विशेष और सामान्य अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। एक बार अलग होने के बाद वे वस्तुनिष्ठ सत्य से दूर हो जाते हैं। सामान्य को विशेष से अलग करना और सामान्य को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में देखना और विशेष को केवल उस रूप के रूप में देखना जिसमें सामान्य मौजूद है, ये सभी आदर्शवादियों द्वारा अपनाई गई विधि है। सभी आदर्शवादी मानव चेतना से स्वतंत्र रूप से विद्यमान वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के स्थान पर चेतना, आत्मा या अवधारणाओं को रखते हैं। वे उस भौतिकवादी सत्य की ओर संकेत नहीं कर सकते जिसके अनुसार चेतना पदार्थ द्वारा सीमित है, लेकिन उनका मानना है कि केवल चेतना ही सक्रिय है, जबकि पदार्थ ही सक्रिय है। एक अक्रिय समग्र इकाई अपने स्वयं के वर्ग स्वभाव से प्रेरित होकर आदर्शवादी तब चेतना की गतिविधि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इस पहलू को एक तरफा विकसित करते हैं। अर्थशास्त्र में आदर्शवाद विनिमय के एक गैर जरूरी पहलू को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, आपूर्ति और मांग के नियम को बढ़ाता है। पूंजीवाद के मौलिक कानून की स्थिति आदर्शवादी इतिहासकार नायकों को इतिहास का निर्माता मानते हैं। आदर्शवादी राजनेता राजनीति को सर्वशक्तिमान मानते हैं। आदर्शवादी सैन्य नेता हताश युद्ध के तरीकों का अभ्यास करते हैं। पिंग मिंग चुआई तसोचान। आदर्शवादी क्रांतिकारी ब्लैंक्विज्म की वकालत करते हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि हमारे राष्ट्र को पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका पुरानी नैतिकता को बहाल करना है। ये सब व्यक्तिपरक कारकों को माप से परे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का परिणाम है। पूर्व मार्क्सवादी भौतिकवाद, यांत्रिक भौतिकवाद ने ज्ञान के विकास में विचार प्रक्रिया पर जोर नहीं दिया, बल्कि विचार को केवल क्रिया की वस्तु माना, दर्पण के रूप में जो प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही विचार की सक्रिय भूमिका को सही ढंग से दर्शाता है और साथ ही पदार्थ द्वारा विचार पर लगाई गई सीमा को भी इंगित करता है। ये बताता है कि विचार सामाजिक अभ्यास से उत्पन्न होता है और साथ ही सक्रिय रूप से अभ्यास को आकार देता है। केवल ज्ञान और क्रिया की एकता का इस प्रकार का द्वंद्वात्मक सिद्धांत ही आदर्शवाद को पूरी तरह से परास्त कर सकता है। 4. भौतिकवाद की उत्पत्ति और विकास। यह मान्यता कि बाहरी दुनिया में पदार्थ स्वतंत्र रूप से और चेतना से अलग मौजूद है, भौतिकवाद की नींव है। मनुष्य ने अभ्यास के माध्यम से इस आधार का निर्माण किया। प्राकृतिक शक्तियों के अधीन होने के लिए बाध्य और केवल सरल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम आदिम मनुष्य आसपास की घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सका और इसलिए उसने आत्माओं से मदद मांगी। यही धर्म और आदर्शवाद का मूल है। लेकिन उत्पादन की लंबी दूरी की प्रक्रिया में मनुष्य आसपास की प्रकृति के संपर्क में आया, प्रकृति पर कार्य किया, प्रकृति को बदला और खाने, रहने और उपयोग करने के लिए चीजें बनाई और प्रकृति को मनुष्य के हितों के अनुसार अनुकूलित किया और मनुष्य का निर्माण किया। यह विश्वास करना कि पदार्थ का एक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है। मानवता के सामाजिक अस्तित्व में व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध और प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक वर्ग समाज में वर्ग संघर्ष भी होता है। उत्पीड़ित वर्ग परिस्थितियों पर विचार करता है और अपनी ताकत का अनुमान लगाता है, फिर अपनी योजना बनाता है।
जब वे संघर्ष में सफल होते हैं तो इस वर्ग के सदस्यों को विश्वास हो जाता है कि उनके विचार कल्पना का उत्पाद नहीं है, बल्कि वस्तुगत रूप से विद्यमान भौतिक संसार का प्रतिबिंब है। क्योंकि उत्पीड़ित वर्ग गलत योजनाएं अपनाने पर असफल हो जाता है और अपनी योजनाओं को सुधारकर सफल हो जाता है, वह ये समझना सीख जाता है कि वह अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी व्यक्तिपरक योजनाएं वस्तुगत जगत की भौतिक प्रकृति की सटीक समझ और इस तथ्य पर टिकी हों। वस्तुगत जगत कानूनों द्वारा शासित होता है। विज्ञान का इतिहास मनुष्य को दुनिया की भौतिक प्रकृति और इस तथ्य का प्रमाण देता है कि यह कानूनों द्वारा शासित है और मनुष्य को धर्म और आदर्शवाद के भ्रम की निरर्थकता को देखने और भौतिकवादी निष्कर्षों पर पहुंचने में मदद करता है। संक्षेप में, मनुष्य के अभ्यास के इतिहास में प्रकृति के साथ उसके संघर्ष का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास, विज्ञान का इतिहास शामिल है। जीने और संघर्ष करने की आवश्यकता के कारण लोगों ने पदार्थ की वास्तविकता और उसके नियमों के बारे में सोचा है, भौतिकवाद की शुद्धता को साबित किया है और अपने संघर्ष के लिए आवश्यक बौद्धिक उपकरण भौतिकवादी दर्शन पाया है। सामाजिक उत्पादन जितना उच्च स्तर पर विकसित होता है, वर्ग संघर्ष का विकास उतना ही अधिक होता है, और वैज्ञानिक ज्ञान जितना अधिक प्रकृति के रहस्यों को उजागर करता है, भौतिकवादी दर्शन का विकास और सुदृढ़ीकरण उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति और समाज के दोहरे और कुचलने वाले उत्पीड़न से धीरे धीरे मुक्ति मिल सकती है। अध्याय 2, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। 1. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी शाखा है। चीनी सर्वहारा वर्ग को वर्तमान समय में बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति के ऐतिहासिक कार्य को अपनाते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपनी मानसिक भुजा के रूप में उपयोग करना चाहिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन क्रांतिकारी नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए और भी अपरिहार्य है आंदोलन, क्योंकि व्यक्तिवाद और तंत्र के दो गलत सिद्धांत और काम करने के तरीके अक्सर कैडरों के बीच मौजूद रहते हैं और परिणामस्वरूप अक्सर कैडर मार्क्सवाद के खिलाफ जाते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। यदि हम ऐसी कमियों से बचना या सुधारना चाहते हैं तो एकमात्र समाधान द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सचेत अध्ययन और समझ में निहित है, ताकि किसी के मस्तिष्क को नए सिरे से तैयार किया जा सके। 2. पुरानी दार्शनिक विरासत और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बीच संबंध। 1919 के 4 मई के आंदोलन के बाद राजनीतिक मंच पर चीनी सर्वहारा वर्ग की सचेत उपस्थिति और देश के वैज्ञानिक स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप चीन में एक मार्क्सवादी दार्शनिक आंदोलन का उदय और विकास हुआ। हालांकि इसके पहले काल में विचार की भौतिकवादी धारा के भीतर भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता की समझ का स्तर कमजोर था और पूंजीपति वर्ग से प्रभावित यंत्रवत भौतिकवाद, साथ ही डेबोरिन का व्यक्तिवाद इसके प्रमुख घटक थे। 1927 में क्रांति की हार के बाद मार्क्सवाद और लेनिनवाद की समझ का स्तर आगे बढ़ा और भौतिकवादी द्वंद्वात्मक सोच धीरे धीरे विकसित हुई। अभी हाल ही में राष्ट्रीय और सामाजिक संकट की गंभीरता के कारण और सोवियत दर्शन में विचलन को समाप्त करने के आंदोलन के प्रभाव के कारण चीन के बौद्धिक हलकों में भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता का एक व्यापक आंदोलन विकसित हुआ है। चीन के सामाजिक विकास के पिछड़ेपन के कारण आज चीन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दार्शनिक धाराएं विकसित हो रही हैं, वे हमारी अपनी दार्शनिक विरासत को संभालने और सुधारने से नहीं, बल्कि मार्क्सवाद लेनिनवाद के अध्ययन से उत्पन्न हुई हैं। हालांकि यदि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचार चीन में गहराई से प्रवेश करेगा और विकसित होता रहेगा और इसके अलावा चीनी क्रांति को दृढ़ दिशा देगा और भविष्य में इसे अंतिम जीत तक ले जाएगा, तो हमें सभी पुराने और पूरे देश में वैचारिक मोर्चे पर चीन में मौजूद सड़े गले दार्शनिक सिद्धांत आलोचना का झंडा बुलंद करते हैं और इस तरह प्राचीन चीन की दार्शनिक विरासत को खत्म कर देते हैं। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 3. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्व दृष्टिकोण और पद्धति की एकता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सर्वहारा वर्ग का विश्व दृष्टिकोण है, साथ ही यह आसपास की दुनिया का संज्ञान लेने का सर्वहारा वर्ग का तरीका और सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी कार्रवाई का तरीका भी है। ये विश्व दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की एकता है। 4. भौतिकवादी द्वंद्ववाद के उद्देश्य का प्रश्न। भौतिकवादी द्वंद्ववाद अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन सभी ने भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता को विकास के सिद्धांत के रूप में समझाया। दर्शन की वस्तु के शीर्षक के तहत हमें अभी भी एक और समस्या का समाधान करना होगा, अर्थात द्वंद्वात्मकता, तर्क और ज्ञानमीमांसा की एकता की समस्या। भौतिकवादी द्वंद्ववाद ही एकमात्र वैज्ञानिक ज्ञानमीमांसा है और यही एकमात्र वैज्ञानिक तर्क भी है। भौतिकवादी द्वंद्ववाद बाहरी दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। यह न जानने से जानने और अधूरे ज्ञान से अधिक पूर्ण ज्ञान की ओर संक्रमण का अध्ययन करता है। यह अध्ययन करता है कि कैसे प्रकृति और समाज के विकास के नियम मानवता के मन में अधिक गहराई से और अधिक व्यापक रूप से प्रतिबिंबित होते हैं।
ये वास्तव में ज्ञानमीमांसा के साथ भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता की एकता है। विकास की अवधारणा का सार पदार्थ की गति की अभिव्यक्तियों को हमारे दिमाग में प्रतिबिंबित करने और उन्हें हमारे दिमाग में प्रत्यारोपित करने, इसके अलावा हमारे दिमाग में विस्तृत के रूप में कानूनों के संबंध में शामिल है। अस्तित्व और विचार के बीच संबंधों की समस्या के समाधान पर पहुंचने के लिए केवल भौतिकवाद का उपयोग करके, केवल प्रतिबिंब के सिद्धांत पर अपना रुख अपनाकर ही कोई द्वंद्वात्मकता, तर्क और ज्ञानमीमांसा की समस्याओं के संपूर्ण समाधान पर पहुंच सकता है। 5. मामले पर भौतिकवादी शिविर से संबंधित होने की सबसे पहली शर्त मानव चेतना से अलग, भौतिक दुनिया के स्वतंत्र अस्तित्व को पहचानना है। तथ्य यह है कि यह मानवता के उद्भव से पहले अस्तित्व में था और मानवता के उद्भव के बाद से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है और मानवीय चेतना के बाहर। इस बिंदु को पहचानना सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का मौलिक आधार है। हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रमाण बहुत अधिक हैं। मानवता लगातार बाहरी दुनिया के संपर्क में रहती है और उसे बाहरी दुनिया, प्रकृति और समाज के दबाव और प्रतिरोध के खिलाफ जमकर संघर्ष करना चाहिए। इसके अलावा हमें न केवल इस दबाव और प्रतिरोध पर काबू पाना चाहिए, बल्कि हम इस पर काबू भी पा सकते हैं। मानवता के सामाजिक व्यवहार की ये सभी वास्तविक परिस्थितियां, जैसा कि मानव समाज के ऐतिहासिक विकास में प्रकट हुई हैं, भौतिक संसार के अस्तित्व का सबसे अच्छा प्रमाण है। चीन को हमारे देश पर आक्रमण करने वाले जापानी साम्राज्यवाद के वस्तुगत अस्तित्व पर संदेह नहीं है, न ही स्वयं चीनी लोगों पर। जापानी विरोधी सैन्य राजनीतिक विश्वविद्यालय के छात्रों को भी इस विश्वविद्यालय और स्वयं छात्रों के वस्तुनिष्ठ अस्तित्व पर संदेह नहीं है। यदि हम संपूर्ण भौतिकवाद के प्रकाश में, अर्थात भौतिकवादी द्वंद्वात्मकता के प्रकाश में, चेतना नामक इस चीज पर विचार करते हैं, तो जिसे हम चेतना कहते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि पदार्थ की गति का एक रूप है, जो कि एक विशेष विशेषता है। मानवता का भौतिक मस्तिष्क, ये भौतिक मस्तिष्क की वह विशेष विशेषता है जो चेतना के बाहर की भौतिक प्रक्रियाओं को चेतना में प्रतिबिंबित करने का कारण बनती है। इससे हम देखते हैं कि जब हम पदार्थ को चेतना से अलग करते हैं और जब, इसके अलावा, हम उनका एक दूसरे से विरोध करते हैं, तो ये केवल सशर्त है, अर्थात ज्ञानमीमांसा के दृष्टिकोण से ही इसका अर्थ है। एक शब्द में, ब्रह्मांड में पदार्थ ही सब कुछ है, सारी शक्ति सुमाई की है। हम कहते हैं सारी शक्ति पदार्थ की है, यही विश्व की एकता का स्रोत है। 6. आंदोलन पर, विकास पर। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पहला मौलिक सिद्धांत पदार्थ के प्रति उसके दृष्टिकोण में निहित है। विश्व की एकता के इस सिद्धांत को पहले ही पदार्थ की चर्चा में ऊपर समझाया जा चुका है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा मूलभूत सिद्धांत इसकी गति के सिद्धांत या विकास के सिद्धांत में निहित है। इसका मतलब यह मान्यता है कि गति पदार्थ के अस्तित्व का एक रूप है, पदार्थ का एक अंतर्निहित गुण है, पदार्थ की बहुलता की अभिव्यक्ति है। यही विश्व के विकास का सिद्धांत है। ऊपर बताए गए विश्व की एकता के सिद्धांत के साथ विश्व के विकास के सिद्धांत का संयोजन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संपूर्ण विश्व दृष्टिकोण का निर्माण करता है। संसार असीमित विकास की प्रक्रिया में भौतिक संसार के अलावा और कुछ नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आंदोलन सिद्धांत सबसे पहले दार्शनिक आदर्शवाद और धर्म की धार्मिक अवधारणाओं के विरोध में है। सभी दार्शनिक आदर्शवाद और धार्मिक धर्मशास्त्र की मौलिक प्रकृति दुनिया की एकता और भौतिक प्रकृति के उनके खंडन से उत्पन्न होती है, और यह कल्पना करते हुए कि विश्व की गति और विकास पदार्थ से अलग होता है, या कम से कम शुरुआत में पदार्थ से अलग होता है, और आत्मा, ईश्वर या दैवीय शक्तियों की क्रिया का परिणाम है। जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक हेगेल का मानना था कि वर्तमान विश्व तथाकथित विश्व विचार के विकास का परिणाम है। चीन में परिवर्तन की पुस्तक का दर्शन और सुंग और मिंग के तत्वमीमांसा सभी ने ब्रह्मांड के विकास के आदर्शवादी विचारों को सामने रखा। ईसाई धर्म कहता है कि ईश्वर ने दुनिया का निर्माण किया। बौद्ध धर्म और चीन के सभी विभिन्न बुद्धिस्ट धर्म ब्रह्मांड की सभी असंख्य घटनाओं, वानवू की गति और विकास का श्रेय आध्यात्मिक शक्तियों को देते हैं। ये सभी सिद्धांत जो पदार्थ से अलग गति के बारे में सोचते हैं, मौलिक रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ असंगत हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मानता है कि आराम या संतुलन केवल गति का एक तत्व है, कि वे केवल गति की एक विशेष परिस्थिति है। प्राचीन चीन के आध्यात्मिक विचारकों के बीच लोकप्रिय एक वाक्य, स्वर्ग नहीं बदलता है और रास्ता भी बदलता है, परिवर्तन नहीं, ब्रह्मांड की गतिहीनता के एक सिद्धांत से मेल खाता है। उनके विचार में ब्रह्मांड और समाज की मूल प्रकृति सदैव अपरिवर्तित थी। उन्होंने ये रवैया क्यों अपनाया, इसका कारण मुख्य रूप से उनकी वर्ग सीमाएं हैं। यदि सामंती जमींदार वर्ग ने ये पहचान लिया होता कि ब्रह्मांड और समाज की मूल प्रकृति गति और विकास के अधीन है, तो निश्चित रूप से वे सैद्धांतिक रूप से अपने ही वर्ग को मौत की सजा सुना रहे होते। सभी प्रतिक्रियावादी ताकतों के दर्शन गतिहीनता के सिद्धांत हैं। क्रांतिकारी वर्ग और लोकप्रिय जनता सभी ने दुनिया के विकास के सिद्धांत को समझ लिया है
और परिणामस्वरूप समाज और दुनिया को बदलने की वकालत करते हैं। उनका दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। पदार्थ के परिवर्तन का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर पाया जाता है। यह बाहरी यांत्रिक शक्तियों के आवेग के कारण नहीं है, बल्कि पदार्थ के भीतर अपनी प्रकृति में भिन्न और परस्पर विरोधाभासी दो घटकों के अस्तित्व के कारण है जो एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। इस प्रकार पदार्थ की गति और विकास को गति देते हैं। इस तरह के आंदोलन और परिवर्तन के नियमों की खोज के परिणामस्वरूप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दुनिया की भौतिक एकता के सिद्धांत को विस्तारित करने, इसे प्रकृति और समाज के इतिहास तक विस्तारित करने में सक्षम है। इस प्रकार न केवल सतत गति में पदार्थ के रूप में माने जाने वाले जगत की जांच करना संभव है, बल्कि निम्न रूप से उच्च रूप की ओर गति करते हुए भी जगत की अनंत रूप से जांच की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की जांच विकास और प्रक्रिया के रूप में करना संभव है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दुनिया के विकास को अकार्बनिक से कार्बनिक तक एक प्रगतिशील आंदोलन के रूप में जांचता है और वहां से पदार्थ समाज के आंदोलन के उच्चतम रूप तक। हमने अभी जिस पर चर्चा की है वह विश्व की गति का सिद्धांत है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार विश्व के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अध्याय 1, आदर्शवाद और भौतिकवाद। 1, दर्शन शास्त्र में दो सेनाओं के बीच संघर्ष। दर्शन का संपूर्ण इतिहास दर्शन के दो परस्पर विरोधी विद्यालयों आदर्शवाद और भौतिकवाद के संघर्ष और विकास का इतिहास है। सभी दार्शनिक धाराएं और स्कूल इन दो मौलिक स्कूलों की अभिव्यक्तियां हैं। सभी दार्शनिक सिद्धांत एक निश्चित सामाजिक वर्ग से संबंधित व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। इन लोगों के विचार ऐतिहासिक रूप से एक निश्चित सामाजिक अस्तित्व द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सभी दार्शनिक सिद्धांत एक निश्चित सामाजिक वर्ग की आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं और समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास के स्तर और प्रकृति के बारे में पुरुषों की समझ के ऐतिहासिक चरण को दर्शाते हैं। आदर्शवाद और भौतिकवाद की सामाजिक उत्पत्ति वर्ग विरोधाभासों द्वारा चिन्हित सामाजिक संरचना में निहित है। आदर्शवाद का सबसे पहला उद्भव जंगली और आदिम मनुष्य की अज्ञानता और अंधविश्वास का परिणाम था। फिर उत्पादक शक्तियों के विकास और उसके बाद वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के साथ यह तर्कसंगत है कि आदर्शवाद का पतन होना चाहिए और उसकी जगह भौतिकवाद को ले लेना चाहिए। और फिर भी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक आदर्शवाद में न केवल गिरावट नहीं आई है, बल्कि इसके विपरीत ये विकसित हुआ है और भौतिकवाद के साथ वर्चस्व के लिए संघर्ष जारी रखा है, जिसमें से कोई भी विजेता नहीं बना है। इसका कारण समाज का वर्गों में बंटना है। एक ओर अपने हित में उत्पीड़क वर्ग को अपने आदर्शवादी सिद्धांतों को विकसित और सुदृढ़ करना होगा। दूसरी ओर उत्पीड़ित वर्गों को भी अपने हित में अपने भौतिकवादी सिद्धांतों को विकसित और सुदृढ़ करना होगा। वर्ग संघर्ष में आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों हथियार हैं और जब तक वर्गों का अस्तित्व रहेगा तब तक आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। आदर्शवाद अपने ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में शोषक वर्गों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिक्रियावादी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दूसरी ओर भौतिकवाद क्रांतिकारी वर्ग का विश्व दृष्टिकोण है। एक वर्ग समाज में यह आदर्शवाद के प्रतिक्रियावादी दर्शन के खिलाफ निरंतर संघर्ष के बीच बढ़ता और विकसित होता है। परिणामस्वरूप दर्शन में आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच संघर्ष का इतिहास प्रतिक्रियावादी वर्ग और क्रांतिकारी वर्ग के बीच हितों के संघर्ष को दर्शाता है। एक दी गई दार्शनिक प्रवृत्ति अंतिम विश्लेषण में उस सामाजिक वर्ग की नीति की एक विशेष आड़ में अभिव्यक्ति है जिससे दार्शनिक संबंधित है। मार्क्सवादी दर्शन की विशिष्ट विशेषता यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सभी सामाजिक चेतना दर्शन सहित की वर्ग प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास है। ये सार्वजनिक रूप से अपने स्वयं के सर्वहारा स्वभाव और संपत्ति वर्ग के आदर्शवादी दर्शन के बीच एक दृढ़ संघर्ष की घोषणा करता है। इसके अलावा यह अपने विशेष और स्वतंत्र कार्यों को पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने, सर्वहारा तानाशाही का आयोजन और निर्माण करने और एक समाजवादी समाज का निर्माण करने जैसे सामान्य कार्यों के अधीन कर देता है। 2. आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच अंतर। आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच बुनियादी अंतर कहाँ है? ये दर्शनशास्त्र के मूल प्रश्न आत्मा और पदार्थ के बीच संबंध, चेतना और अस्तित्व के बीच संबंध के दोनों द्वारा दिए गए विपरीत उत्तरों में निहित है। आदर्शवाद आत्मा, चेतना, अवधारणाओं, विषय को पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों का स्रोत मानता है और पदार्थ, प्रकृति और समाज, वस्तु को गौण और अधीनस्थ मानता है। भौतिकवाद पदार्थ के स्वतंत्र अस्तित्व को आत्मा से अलग मानता है और आत्मा को मानता है गौण और अधीनस्थ के रूप में। 3. आदर्शवाद के विकास एवं विकास का स्रोत। आदर्शवाद पदार्थ को आत्मा के उत्पाद के रूप में देखता है। ये वास्तविक दुनिया को उल्टा कर रहा है। ऐसे दर्शन की वृद्धि और विकास का स्रोत कहाँ है? जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आदर्शवाद की सबसे प्रारंभिक अभिव्यक्ति आदिम जंगली मनुष्य के अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण हुई थी। लेकिन अविकास का सिद्धांत है। ये सिद्धांत मार्क्सवादी दर्शन का सार है।
यदि सर्वहारा वर्ग और सभी क्रांतिकारी इस निरंतर वैज्ञानिक हथियार को उठा लें, तो वे इस दुनिया को समझने और दुनिया को बदलने में सक्षम होंगे।